हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी को आप लोग बेहतरीन ढंग से करते होंगे। तो मैं आज आप लोगों को उपहार संस्कृत भाषा भास्कर NCERT पैटर्न CBSE बोर्ड, ठीक है। तो इस किताब से आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं समास। चैप्टर का नाम होगा क्या? समास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समास पढ़ाने वाले हैं हम आज आपको इस किताब से पूरा A to Z, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से शुरू से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे संस्कृत व्याकरण उपहार संस्कृत भाषा भास्कर किताब का नाम है और चैप्टर का नाम है क्या? समास, ठीक है। फॉर क्लास 8, 9, 10 सबको ही देख सकते हैं। और इस यहाँ पे पहला हम लोगों का क्वेश्चन आएगा कि समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिखेंगे दो या अधिक पदों का एक साथ मिलकर एक पद हो जाना समास कहलाता है, ठीक है। हम जिस तरह लिख रहे हैं आप लोग उसी तरह लिखिए, ठीक है। और थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके इसका और एक हम लोग परिभाषा लिखेंगे अर्थात देके, ठीक है। अर्थात देके और एक परिभाषा लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते और एक पद बनते हैं तब उस क्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यथा, ठीक है। यथा तो लिखेंगे एक तरफ हम लोग क्या? विग्रह और एक तरफ लिखेंगे समास। एक तरफ विग्रह लिखेंगे, एक तरफ समास लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते और एक पद बनते हैं तब उस क्रिया को समास कहते हैं। जैसे तो हम लोग लिखेंगे जैसे में तो राज्ञा पुत्र, ठीक है। राज्ञा पुत्र तो बन जाएगा क्या? राजपुत्र, ठीक है। और ये एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि संस्कृत में जो समास के जो विग्रह होते हैं उसमें विभक्ति चिन्ह, संस्कृत में समास के जो विग्रह होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? विभक्ति चिन्ह हट जाता है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग हिंदी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो क्या बनेगा कि राजपुत्र, ठीक है। समास में क्या बन जाएगा? राजपुत्र। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो या दो से अधिक पद, ठीक है, अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं और एक पद बनते हैं तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? समास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है। दो या दो से अधिक यहाँ पे दो शब्द हैं और ये दोनों शब्द, ठीक है, अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद बनते हैं। क्या बनते हैं? वो समास बनते हैं, ठीक है। तो राज्ञा पुत्र तो क्या बन गया है? राजपुत्र, ठीक है। और इसका हिंदी लिखेंगे तो राजा का पुत्र। उसके बाद और भी हम लोग उदाहरण देखेंगे उदाहरण जैसे देवानाम भाषा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? देव भाषा, ठीक है। और इसका हम लोग हिंदी लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका हिंदी? देवों की भाषा, ठीक है। तो वही
तो देवों की भाषा तो देव भाषा। तो वही बोला गया है आपका परिभाषा में कि दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक साथ मिल जाते और एक पद बनते हैं, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तब हम बोलते हैं समास। तो इसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे 2 उदाहरण हुआ और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो बन जाएगा क्या, राष्ट्रपति। समास क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। तो इसका हिंदी लिखेंगे क्या कि राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति या स्वामी, या स्वामी। ठीक है, और इस आप लोग को क्या बोले कि संस्कृत में समास ठीक जो होते हैं ना, उसके विभक्तियों में क्या होता है कि उसके विग्रह में विभक्ति चिन्ह नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये विभक्ति है, ये विग्रह है। ठीक है, और इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, नहीं है, लोप मतलब हट गया है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद और भी देखेंगे आगे कि कृष्ण से समीप, समीप। ठीक है, पम। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा उपकृष्णम, उपकृष्णम। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि कृष्ण के समीप, कृष्ण के समीप। ठीक है, इस कृष्ण के समीप इसका हिंदी होता है। उसके और भी उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे गंगाया जलम, गंगाया जलम। तो बन जाएगा क्या, गंगा जलम। तो इसका हिंदी क्या होगा, गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक है, तो आप लोगों को हम बताए हैं ना कि संस्कृत में जो समास होते हैं उसके विग्रह में, ठीक है, विभक्ति लोप हो जाता है। विभक्ति क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसके विग्रह में देख सकते हैं कि विभक्ति क्या है, लोप है, हटा हुआ है। ठीक है, संस्कृत में। ठीक है, और हिंदी में विभक्ति चिन्ह रहता है, जैसे का, के, या पे का है। ठीक है, तो ये विभक्ति चिन्ह है। उसके बाद देखेंगे हम लोग फिर कर्मणि कुशल, कर्मणि कुशल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्म में कर्म कुशल, कर्म कुशल एक पद बनेगा, वो बनेगा क्या, कर्म कुशल। और इसका हिंदी क्या होगा कि कर्म में कुशल, कर्म में कुशल। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये विग्रह हो गया और ये इधर समास हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे हम लोग कि विग्रह किसे कहते हैं। लिखेंगे नंबर 2 क्वेश्चन होगा कि विग्रह, ये तो समास के बारे में हम लोग पढ़े ना कि समास किसे कहते हैं। अब लिखेंगे विग्रह किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग आंसर, समास के द्वारा, समास के द्वारा बने हुए शब्द, बने हुए शब्द के सभी पदों को, सभी पदों को अपने मूल रूप में, मूल रूप में विभक्ति, विभक्ति ऐसे होता है, विभक्ति के साथ, विभक्ति के साथ अलग अलग, अलग अलग करके दिखलाना, दिखलाना समास कहलाता है। ठीक है, क्या बोला है कि समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना समास कहलाता है। तो इसका भी हम लोग लिखेंगे, जैसे तो पहले हम लोग इधर लिखेंगे समास और उसके बाद लिखेंगे विग्रह। ठीक है, तो समास की तरफ लिखेंगे गंगा जलम, तो इसका विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, गंगाया जलम।
गंगाया जलम। ठीक है, तो उसके बाद जैसे और लिखेंगे उपनगरम। क्या लिखेंगे? उपनगरम। तो ये क्या हो जाएगा? नगरस्य समीपम। समीपम। ठीक है, उसके बाद और भी उदाहरण देखेंगे हम लोग। लिखेंगे यथा शक्ति। तो क्या हो जाएगा विग्रह में? विग्रह में क्या हो जाएगा कि शक्तिम। शक्तिम अंतिक्रमे। अंतिक्रमे इति। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग और भी उदाहरण देंगे हम लोग। प्रतिदिनम। तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह में? दिनम दिनम। दिनम दिनम प्रति इति। ठीक है, उसके बाद और भी उदाहरण देंगे। लिखेंगे हम लोग सूर्योदय। तो क्या हो जाएगा? सूर्यस्य उदय। सूर्यस्य उदय। ठीक है, फिर इस सबका अगर हिंदी लिखेंगे हम लोग, अगर हिंदी, तो गंगाया जलम यानी गंगा जलम ये समास है, ये इसका क्या है? विग्रह है। ठीक है, तो इसका हिंदी लिखेंगे तो गंगा का जल। गंगा का जल। ठीक है, उसके नगर से समीप यानी नगर के समीप। नगर के समीप। शक्ति अंतिक्रमे इति यानी कि शक्ति के अनुसार। इसका हिंदी लिखेंगे तो शक्ति के अनुसार। ठीक है, दिनम दिनम प्रति इति यानी कि हर दिन। हर दिन या प्रतिदिन। ठीक है, और सूर्य से उदय यानी सूर्य का उदय। तो हम इस दूसरी साइड लिख के देते हैं आप लोगों को। तो लिखेंगे क्या? सूर्य का उदय। ठीक है, उसके बाद और भी हम लोग देखेंगे। जैसे विद्यालय। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्याया आलय। ठीक है, उसके बाद इसका अगर हिंदी लिखेंगे तो क्या होगा? विद्या का घर। आलय मतलब घर या स्थान। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो आपको परिभाषा में क्या बोला गया है? आपको परिभाषा में बोला गया है कि समास के द्वारा बने हुए शब्द की सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना समास कहलाता है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये समास है, और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विग्रह होगा। ठीक है, तो जैसे गंगा जलम है, तो इसको अगर इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गंगाया जलम। ठीक है, तो इसका हिंदी होगा गंगा का जल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग स्टार में। ठीक है, संस्कृत में समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ठीक है, तो नंबर वन लिखेंगे हम लोग अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। नंबर 2 लिखेंगे तत्पुरुष समास। नंबर 3 बहुव्रीहि समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? अव्ययीभाव समास के बारे में। ठीक है, अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अव्ययीभाव समास के बारे में। लेकिन उसके पहले एक तो हम लोग कुछ यहाँ पे स्टार लिखते हैं, इंपॉर्टेंट स्टार। तो लिखेंगे यहाँ पे नोट देखें, स्टार लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष
तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। ये जो कर्मधारय और द्विगु जो है ना, ये तत्पुरुष समास के ही क्या है, उपभेद हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। तो तब इस प्रकार क्या होता है, समास के 6 भेद। ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, अव्ययीभाव समास के बारे में। ठीक है। तो हम लोग हेडलाइन मारेंगे यहाँ पे, नंबर 1 देखें, हेडलाइन मारना है कि अव्ययीभाव समास, इसके बारे में पढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास। ठीक है। तो इसका लिखेंगे सूत्र, लिख के डैश मारेंगे हम लोग, सूत्र 1 लिख के डैश मारो। क्या होता है कि पूर्व पद प्रधानों अव्ययीभाव, ये रेड पेन से आपको लिख के डैश मारना है। ठीक है। उसके बाद ब्लू पेन से हम लोग को लिखना है। ठीक है, पूर्व पद अव्ययीभाव। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए हम दूसरे पेज में लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब नोट देखें, इसका मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अव्ययीभाव समास में पढ़ाए पूर्व पद अवयव होता है। ठीक है। उसके बाद और एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, इसका मेन ये सब है, इसका अव्ययीभाव समास का लिखेंगे, प्रथम पद जो अवयव रहता है उसी की प्रधानता रहती है। ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग लिखेंगे अब समास विग्रह। तो एक तरफ लिखना है हम लोग को क्या, समास, और एक तरफ लिखना है विग्रह, समास और विग्रह। तो हम लोग लिखेंगे समास की तरफ, प्रतिदिनम, समास की तरफ लिखेंगे प्रतिदिनम। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा कि दिनम प्रति इति। ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि हर दिन या प्रतिदिन। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूसरा में यथाशक्ति। तो क्या हो जाएगा, शक्ति अंतिक्रमः इति। तो लिखेंगे शक्ति के अनुसार। ठीक है। उसके बाद और भी लिखेंगे हम लोग, उपकृष्णम। तो कृष्णस्य समीपम। ठीक है। तो इसका हो जाएगा कृष्ण के समीप, या अव्ययीभाव समास है इसमें। ठीक है। उसके बाद
लिखेंगे हम लोग उपनगरम। तो नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम, ठीक है, नगरस्य समीपम। तो नगर के समीप, नगर के समीप, ठीक है। उसके बाद और भी लिखेंगे हम लोग अनुगृहम, अनुगृहम। तो गृहस्य, गृहस्य पश्चात इति, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमको कमेंट करके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया चीज़ समझ में नहीं आता है, और हम भी थोड़ा मेहनत करेंगे आप लोगों को बेटर समझाने के लिए। अभी भी भोज समास में और एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, तो हम लोग उसको लिखेंगे। लेकिन नोट देके यहाँ पे लिखेंगे जिस शब्द के आगे से, जिस शब्द के आगे से उप, अनु, ठीक है, यथा, कोमा प्रति, कोमा आ, कोमा अधि, कोमा नीर, ठीक है, निकल जाए, निकल जाए या रहे, निकल जाए या आगे रहे, ठीक है, रहे, तो उसे 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 अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो जिस शब्द के आगे से क्या निकल जाए, उप, ठीक है, अनु, उसके बाद यथा, प्रति, आ, अधि, नीर, निकल जाए, ठीक है, या रहे, आगे रहे शब्द के आगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस शब्द के आगे क्या है, प्रति। तो प्रति से ही हम लोग पकड़ लेंगे कि ये कौन सा समास का है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद यथा, तो कौन सा है, तो ये अव्ययी भाव समास। उसके बाद उप, तो किस समास का है, तो अव्ययी भाव समास। यहाँ पे भी उप है, यहाँ पे अनु है। तो शब्द के आगे से अगर प्रति, यथा, उप, अब, ठीक है, अनु, ये सब निकल जाए तो वो किस समास का होगा, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास का, ठीक है। इसमें पड़ा भी आता है, पड़ा ऐसे कटा हुआ पड़ा, ठीक है, ये भी उपसर्ग है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग आज अव्ययी भाव समास तक ही रहने देंगे। ये अव्ययी भाव समास आज हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।